हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको कृष्णा एजुकेशन सर्च करना है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ये जो 8 से अभी हटा दिया गया, ये क्यों हटाया गया है, चैनल का नाम क्यों चेंज किया गया, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। अगर आपको उस बात को जाना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी वर्णी का भाग 2 का तीसरा पार्ट माँ कहानी का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको ये माँ कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, अर्थात पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी वर्णी का भाग 2 के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तर प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी वर्णी का वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको माँ कहानी को अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे कहानी का नाम ही है माँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। तो सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ईश्वर पेटलीकर जी के बारे में पढ़िए, उसके बाद माँ कहानी को अच्छे से पढ़ाएंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। मैं यही कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हम आपको ये पूरा कहानी बिल्कुल अच्छे से समझा दें और जिससे आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इसकी लोकप्रिय उपन्यास है। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से साभार संकलित है। अर्थात जो ईश्वर पेटलीकर हैं वे किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो वे गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनका जो कथा साहित्य है वह गुजरात के समय और समाज और नए पुराने दृश्य को आदि रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्टिव उसमें पूछा जाता है कि ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तो खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका एक लोकप्रिय उपन्यास है। साहित्य के अलावा जो श्री पेटलीकर हैं, पेटलीकर ईश्वर पेटलीकर का शॉर्ट नाम है कि जो ईश्वर पेटलीकर हैं वे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें, अर्थात इनकी 12 से अधिक पुस्तकें पुरस्कृत, अर्थात उनको अवार्ड भी मिल चुका है और बहुप्रशंसित हो चुकी है, अर्थात बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुकी है। यह जो कहानी है, जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं माँ कहानी, यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से साभार संकलित है। अर्थात ये जो ईश्वर पेटलीकर इस कहानी के रचयिता हैं, अर्थात वे इस कहानी के लेखक थे। तो उन्होंने इस कहानी को गुजराती भाषा में लिखा था, लेकिन इस कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया गोपाल दास नागर ने। तो गोपाल दास नागर के द्वारा संपादित यह हिंदी में कहानी है जिसको आप आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है कि किस प्रकार इसमें एक मंगू नाम की लड़की होती है जो कि गूंगी होती है और पागल होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो माँ होती है वह उसका जीवन यापन करती है। तो माँ के बारे में इसमें बताया गया कि माँ हम लोगों के लिए कैसे कैसे अन्य कष्टों को सहकर हम लोगों के लिए कार्य करती रहती है। तो इस कहानी को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल अच्छे से मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कराकर जैसा ही यह कहा जाएगा। जो मंगू है वह पागल है और उसको अस्पताल में पागल है, इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती करने की सलाह उसकी माँ को लोग दिया करते हैं कि यह मंगू पागल है, इसको तुम अस्पताल में भर्ती करा दो। लेकिन इस बात को जब वह सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते हैं और वह हर एक को एक ही जवाब देती है कि जब मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है कि इसकी सेवा करेगी। अपंग जानवरों की गौशाला में अगर भर्ती करा देंगे तो ऐसा ही कहा जाएगा कि जैसे कि अपंग जानवर की गौशाला में किसी व्यक्ति को भर्ती करा दिया जाता है। माँ की यह ग्रंथि प्रकट होने के बाद कोई उनसे ऐसी बात करता भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्र को वह जिस तरह पालती पोसती है, सेवा करती है, लाड प्यार करती है, वह प्रत्यक्ष लेख लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है।
दूसरे के घर में तो यह भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। अर्थात ऐसी बात बोलने से पहले कि तुम इसको अस्पताल में भर्ती करा दो, अन्य कोई सलाह देने से पहले लोग एक बार सोचते थे, क्योंकि माँ ऐसे ही ग्रंथि प्रकट हो जाती थी, इसलिए लोग उनसे ऐसी बात करते भी नहीं थे। जन्म की जो पागल और गूंगी पुत्र थी, वह अपने पुत्र को जिस तरह पालती पोसती है, सेवा करती है और लाड प्यार करती है, इस चीज़ को देखकर, प्रत्यक्ष देखकर लोग उसकी माँ की प्रशंसा भी करते हैं और कहते हैं कि इस तरह पागल पुत्री की माँ, इस तरह पागल पुत्री को तो सिर्फ एक माँ ही पाल सकती है। दूसरे के घर में अगर यह होती तो कब की भूखी प्यासी मर गई होती, और अगर जीवित भी होती तो ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर न होता। अर्थात वह उसकी सेवा इतनी अधिक अच्छे तरीके से करती थी कि उसका शरीर भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट था। मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लग गए थे। पुत्री का विवाह हो गया था, वह अपनी ससुराल चल गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। इसलिए छुट्टियों में जब लड़के घर आते तब उनका घर बार पुत्र पोत्रियों से खुल उठता। फिर भी वह दादी के रूप में, अर्थात जो यहाँ मंगू, जहाँ भी मंग लिखा हुआ रहेगा मंग, आप समझिएगा मंगू, ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो जो मंगू के अलावा थी, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थी, तो उसके कुल 4 संतानें थी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। अर्थात जो मंगू की माँ थी उसके कुल 4 संतानें थी, 2 पुत्री और 2 पुत्र। तो 2 पुत्र जो थे वे दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में उन लोगों की नौकरी भी लग गई थी, और जो 2 पुत्री थी उसमें से 1 पुत्री का विवाह हो गया था और 1 पुत्री यही मंगू थी जो कि पागल थी, गूंगी थी। तो 1 पुत्री का विवाह हो गया था, वह अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, अर्थात वह उन तीनों संतानों को नहीं भूली थी, उसको पता था कि मेरी अन्य भी 3 संतान हैं, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते, जब उसका घर बार पोत्र पोतियों से खुल उठता, अर्थात जब उसके बेटे घर आते तो उसके पोते और पोतियां भी थी, फिर भी वह दादी माँ के रूप में अपने हर्ष में पागल नहीं होती थी कि मैं तो दादी बन गई हूँ, लेकिन उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार भी करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर जो पुत्र वधुएं थे, अर्थात उसकी जो बहू थी, वह कसमसा जाती कि मेरे बेटे को, अर्थात अपने पोते को यह उतना प्यार नहीं करती जितनी अपनी पागल पुत्री को करती है। इस चीज़ को देखकर उसके बेटे को तो कोई ख्याल नहीं आता, किंतु उसकी जो बहुएं थी, अर्थात उसकी जो पुत्र वधुएं थी, वह कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। अर्थात वे दोनों बहू जो थी वह एक ही बात अपने पति से कहती थी कि अपने पुत्रों के बालक, अर्थात अपने पोते पोती उसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती है। मातृत्व के सने में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय और बैठती, इतना ही नहीं पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड़ प्यार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवर को भी पाखाना पेशाब नहीं करना और कहाँ न करना, इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पागल हो, पर उसे आदत डाली गई हो तो इसका ख्याल भी न आए। अर्थात उसकी जो अपनी बेटी थी वह उससे अपनी बहुएं के आगे जब वह बड़बड़ा कर थक जाती तो पुत्री माँ के मुंह पर ही कह देती थी, अर्थात उसकी जो पुत्री थी, एक अन्य पुत्री, वह उसके मुंह पर ही सुना देती थी कि तुमने तो मंगू को झूठा लाड़ प्यार लड़ा करी, उसको तुमने अधिक पागल बना दिया है, तुमने इसको आदत डाला है, क्योंकि जो जानवर होते हैं उसको भी खाना और पेशाब कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इसका ख्याल आ जाता है। लेकिन यह 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे ऐसी आदत डाली हो तो इतना ख्याल भी ना आए कि वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बातें सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखें। अर्थात उसकी जो बड़ी बेटी है वह कहती है कि जानवर को भी ख्याल रहता है कि कहाँ पाखाना और पेशाब करना है, लेकिन यह इतनी पागल है कि इसको ये भी पता नहीं रहता कि कहाँ पाखाना और कहाँ पेशाब करना है। यह गूंगी है लेकिन कुछ बहरी तो नहीं, अर्थात ये मेरी बातों को सुन सकती है, इसलिए अगर हमारी बात सुने भी नहीं तो भूल करने पर इसको अगर 2 थप्पड़ लगा दिया जाए तो दूसरी बात वह इस बात का ख्याल रखें। ऐसा वह अपनी माँ को कहती है। उसकी जो अन्य पुत्री है वह आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी, पुत्री का हृदय भी भर आया।
परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, यह समझ लो कि तुम इसकी वास्तविकता दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो। भाभीियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मूल मूत्र धोने का झंझट नहीं करेगा, वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागल पर दूर होने को तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है। अर्थात वह कहती है कि इस समय तो तुम इसका पाखाना और पेशाब का काम कर देती है, लेकिन जब तुम नहीं रहेगी तब इसके जो अन्य भाभियाँ हैं वे भाभियाँ इसको ऐसा नहीं करने देंगे, अर्थात इसको सिखा देंगे। तो इन बातों के जरिए कहती है कि ये अस्पताल में अगर इसको तुम रख दोगी तो इसका पागलपन तो दूर होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसका मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आ जाएगा तो बहुत है। क्योंकि इसका जो भाई है उन भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियाँ एक बार खाने को भी नहीं दे ऐसी ओछी तो नहीं, अर्थात उसकी जो भाभियाँ वह उसको खाने के लिए जरूर देगी। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। जब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। अर्थात जो लोग अन्य लोग जो बात उसको नहीं कहते थे वह उसकी पुत्री ही कहती थी। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी। यदि वह प्राकृतिक रूप में आए परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने पर विचार असह्य लगता। स्वार्थ से भी सगे पर निस्वार्थ ही से सगा ही, वही सच्चा सगा पुत्र कमाते धमाते हो। पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती है, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रही तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी वह मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने पर माँ जी को तैयार नहीं थी। अर्थात उसकी जो माँ थी वह भी सोचती थी कि अगर इसको प्राकृतिक रूप में मौत आ जाए मंगू को तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वह लापरवाही दिखाकर उसको जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहती थी। वह इसलिए वह पुत्री कहे या फिर पुत्र कहे, लेकिन फिर भी वह मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को तैयार नहीं थी। अर्थात उसके जो पुत्री थे और अन्य पुत्र थे वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते थे कि यह जो पागल है कम से कम कुछ ठीक तो वहाँ जाकर हो जाएगी, जो गूंगी है उसको अपने अन्य कार्यकलाप का ख्याल आ जाएगा। लेकिन वह उसकी जो माँ थी वह सिर्फ इतना ही सोचती थी कि अगर अस्पताल में मैंने इसको भर्ती करा दिया तो अस्पताल में भर्ती होने से इसकी मृत्यु तय है। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे। क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास है, किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देख रेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे सोच और कपड़ों का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वे मौन थे। अर्थात उसके जो अन्य पुत्र थे वे कभी भी ऐसी बात अपनी माँ से नहीं करते थे कि तुम इसको अस्पताल में भर्ती करा दो, क्योंकि वे 3 गोरे निष्णात का मतलब है कि 3 बड़े बड़े डॉक्टरों से एकमत होकर उन्होंने सलाह लिया था। और डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया था कि पागलपन जो मिटाना है वह संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देख रेख में इसको रखा जाएगा तो उसे इस आदत का ख्याल हो जाएगा कि उसे सोच और कपड़ों का ध्यान आ जाएगा, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वे सभी मौन थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत बेचने या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते इसका दवा करते। माँ भी जानती थी कि 1000 उपचार करें तब एक ही लग जाता है, इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती है और श्रद्धा से उस पर अमल करती है। इसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है कि वह ठीक हो जाए। तभी से वह अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। अर्थात कोई ज्योतिषी था, उस ज्योतिषी ने उस मंगू के माँ को कहा था कि आने वाले अगहन के महीने इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है कि कहीं भी इसका पागलपन दूर हो जाए और ठीक हो जाए। इसीलिए तभी से वह अगहन का महीना माँ जी के लिए एक आराध्य देव बन गया था और अगहन के महीने का इंतजार करने लगी थी कि अगहन के महीने में उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो गए थे। अर्थात मंगू की उम्र कितनी थी इससे पहले आपने पढ़ा, आपको पता है मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। इसमें पूछा जा रहा है कि अगहन के महीने में मंगू के कितने वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अर्थात इससे पहले 2 साल पहले की अपनी कहानी उसके बारे में पढ़ चुका है। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसे तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था।
मंगू पागल न होती तो आज इसका भी विवाह तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा ही है कि मृत्युआ वर उसके देखने के लिए ही हाँ कह दे। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से समझिए, इसमें लिखा हुआ क्या। इसमें लिखा हुआ है कि मंगू के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं अगहन के महीने में, और उसकी जो माँ है वह सोचती है, कहती है कि उसकी जो बड़ी बहन थी उसका विवाह 14 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था, और वह सोचती है कि अगर मंगू पागल नहीं होती तो इसका भी विवाह तय हो गया होता। और अगहन के महीने में वह सोचती है कि अगर अगहन के महीने में ज्योतिषी ने उसको कहा था कि अगहन के महीने में वह ठीक हो जाएगी क्योंकि वह महीना उसके लिए श्रेष्ठ है, तो वह सोचती है कि अगर अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा ही है कि मूर्ति अगर उसे देखने के साथ ही आंखें दे। अर्थात वह कहती है कि यह जो मंगू है यह इतनी अधिक सुंदर है कि अगर यह इसका पागलपन दूर हो जाए, तो अगर यह पागलपन से दूर हो जाए, ठीक हो जाए, तो इसका जो वर होगा, जो इससे शादी करने वाला होगा, तो इसकी सुंदरता को देखते ही हाँ कह देगा। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, जैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती। कमू मंगू की बड़ी बहन है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, एक बार इसका नाम आएगा। जो कमू थी वह मंगू की बड़ी बहन थी। तो कमू मंगू की बड़ी बहन घर के समय की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाइयां शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखें। अर्थात उसकी माँ सोचती है कि जब कमू का विवाह हुआ था तब उनके पास उतना पैसा वैसा नहीं था, इसलिए उसका जो विवाह था कमू का वह इतने धूमधाम से अच्छे से नहीं हुआ था। लेकिन वह अब सोचती है कि जो मंगू का विवाह है, अगर उसका वह पागलपन उसका दूर हो जाएगा, जब उसकी विवाह करवाऊंगी तो उसमें बहुत अधिक पैसा खर्च करूँगी, क्योंकि उसके दोनों भाइयों शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा को खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह के लिए वे किस लिए पूछे घूम कर देखें। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रश्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के सामने आगे पलायन करती रहती। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। अर्थात जो बाथरूम होता है उस बाथरूम में पेशाब करने के लिए वह स्वयं गई थी मंगू। उससे पहले माँ जी को ले जाना पड़ता था, माँ जी को उसका पकाना और पेशाब करवाना पड़ता था, लेकिन जब वह खुद से पेशाब करने के लिए जाकर बैठी तब उसको ज्योतिषी की बात पर और अधिक विश्वास हो गया कि ज्योतिषी ने सही ही कहा था, कि ज्योतिषी का कहना ठीक होगा कि मंगू अगहन के महीने में उसके लिए श्रेष्ठ और वह ठीक हो जाएगी। और वह इस बात को हर एक के सामने कहने लगती। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठी से कुदरते नजर पड़ती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते कि बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती है। वह धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। अर्थात जब वह इस बात को कहती कि मंगू स्वयं से हौज में पेशाब करने के लिए गई थी, तो इस बात को जो सुनता उस सुनने वाले के गले से भी यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि जब इस बात को वे सुनते थे उस समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुदेरते नजर पड़ती थी। तब माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते हुए बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। मंगू को धुन आती वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। अर्थात जब मंगू को धुन आती तो वह खड़ी हो जाती और नई बात उसको मिल जाती उसकी माँ को, और वह सभी लोगों को कहने लगती कि मैंने इसको कहा इसीलिए तो वह बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई है। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आ गया। अर्थात इन सभी माध्यम के जरिए इन सभी बातों को सोचते सोचते, मन में ख्याल बनाते बनाते, ज्योतिषी के बात को सोचते सोचते अगहन का महीना आ ही गया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। अर्थात उस अगहन के महीने में मंगू तो सही नहीं हुई, लेकिन उसके ही एक शहर के विद्यालय में, कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम, वह पागल हो गई थी। मंगू की तरह उससे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी इससे दुख हुआ पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते इस प्रकार विवेक हो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल न होने पर इसमें क्या आश्चर्य। अर्थात अगहन के महीना में जब वह ठीक नहीं होती है तब उसको एक प्रकार का हजमा लगने वाला था। अर्थात उसको आश्चर्य होने वाला था कि ज्योतिषी का बात सच क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब कन्या विद्यालय में गांव की पर लड़की जो कुसुम थी वह पहले से ही थी पागल हो जाती है और उसको भी अपने टट्टी पेशाबी का ध्यान नहीं रहता है, तब वह इस बात को सोचती है कि अच्छी भली लड़की पागल होते इस प्रकार विवेक हो बैठती है, तो मंगू तो जन्म से ही पागल है, मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल नहीं हो, इसमें क्या आश्चर्य। कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी थी लोगा की लोगों उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराने देती। माँ बिना सब सूना कहा जाता है, वह सब झूठ थोड़े ही है। उसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवा खाने पर भर्ती कराने के आते हो, वैसा दृश्य उन्हें कैंप आ गया, अर्थात कांप गई। मंगू जो थी
मंगू की जो माँ थी उसको लगा, उसको सुनाई दिया कि जो कुसुम है उसको दवा खाने में भर्ती कराने का नीचे हुआ। अर्थात इस समाचार को सुनकर उसकी जो माँ थी वह सोचती है कि अगर कुसुम की भी माँ जीवित होती तो वह उसको अस्पताल में भर्ती कभी नहीं कराने देती, क्योंकि उसको अस्पताल में लगता था कि अस्पताल में भर्ती कराने से यह ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि जो कुसुम थी वह अनाथ थी, उसकी माँ नहीं थी। तो वह सोचती है कि इसके साथ उसकी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसको वह लगता है कि कहीं मेरी आंखें बंद हो जाएं, अर्थात अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु हो जाने के बाद भी इसके जो भाई हैं वे इसे कहीं दवा खाने में अर्थात अस्पताल में भर्ती कराएं। ऐसा दृश्य सोचकर वह कांप उठती है। उसको लगता है कि कुसुम की माँ नहीं है तो उसको सभी लोग मिलकर अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, तो कभी मेरी भी मृत्यु हो जाए तो मेरी बेटी जो मंगू है, जो पागल है, उसको कहीं इसके भाई अस्पताल में भर्ती कराने दे। इस बात को सोचकर वह कांप उठती है। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला। अर्थात समाचार ये मिला कि पहले महीने के अंत तक कुसुम को कुछ अच्छा फायदा हुआ अस्पताल में। उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब वो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठाक ध्यान आ गया है, पागलपन रहा है तो मात्र सारा दिन गाया करती है। इतना ही नहीं, वह दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। अर्थात उसको समाचार मिला था कि 1 महीने के अंदर में कुसुम में कुछ सुधार हुआ है, वह टट्टी पेशाब का ध्यान रखने लगी है। पागलपन कुछ रहा है कि वह इतना ही रहा कि वह सारा दिन मात्र गाना गाती रहती है, और इतना ही है, वह भी दूसरे महीने मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी 1 आध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह, उसे तीसरे महीने भी रखा गया। अच्छा, दूसरे महीने उसको समाचार मिला कि जो कुसुम है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था लोगों के द्वारा, वह बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गई। लेकिन उसको सलाह दिया जाता है डॉक्टरों की कि इसको तीसरे महीने में रखा जाए, इसलिए अच्छी से ठीक हो जाएगी। तब जब वह घर आती है तो सारा गांव उसे देखने उमड़ गया। सबके आगे माँ जी थी। अर्थात जब वह कुसुम ठीक होकर अस्पताल से गांव लौटती है तो सारा गांव उसको देखने के लिए जाता है, लेकिन सबसे आगे माँ जी थी। अर्थात सबसे पहले जो माँ थी, अंगू मांगू की माँ है, उसको देखने के लिए जाती है। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करा के तो देखें, जरूरी है, वह अच्छी हो जाएगी। अर्थात इस चीज़ को देखकर, इस दृश्य को देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वे सभी मंगू की माँ को एक ही बात कहते हैं, एक ही सलाह देते हैं कि माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में तो भर्ती करके देखें, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कुसुम ठीक होकर आती है तो सभी लोगों को लगता है कि वह भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो कुसुम थी वह पहले से ही थी, कुछ समय पहले ही पागल हुई थी, ठीक हुई थी, लेकिन जो मंगू थी वह जन्मजात पागल थी। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने इस दृश्य को देखा कि किस प्रकार पागल लड़की ठीक हो गई है। इसलिए पहली बार वह जिंदगी भर अस्पताल का विरोध करती थी। किसी के मुंह से अस्पताल का बात सुनती थी तो उसको खूब सुनाती थी, लेकिन पहली बार जब वह अस्पताल की बात को सुनी तो उसने उसका विरोध नहीं किया। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को स्वयं अपने घर बुलाया। अर्थात वह चुपचाप पहले तो लोगों का सलाह सुनता रही और दूसरे दिन उसने स्वयं जो कुसुम थी, जो पागल थी, वह ठीक होकर गाँव आई थी, उसको अपने घर बुलवाया। उसे पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसी उनकी माँ में गांठ पड़ गई थी। अर्थात उसको ऐसा लगता था मंगू की माँ को कि मैं माँ होकर इसकी सेवा इतनी अच्छे से नहीं कर सकती तो डॉक्टर और नर्स इसकी ऐसी सेवा नहीं कर सकते, ऐसे उनके मन में गांठ पड़ गई थी। वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टर को कोई तो पागल चांटा मार दे तो भी वे लोग उस पर खींचते नहीं हैं या फिर उसे मारते नहीं हैं। यह जानकर उन्हें अस्पताल के प्रति श्रद्धा हुई, नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवा खाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, तो वह कैसे पता। इतने उपचार कर देखे और एक तो सही नहीं मिटेगा तो वापस क्या लाई जा सकती है, क्या वापस नहीं लाई जा सकती। अर्थात जब कुसुम उसको कहती है कि अगर अस्पताल में कोई पागल लड़की अर्थात कोई पागल नर्स या डॉक्टर को चांटा मार देता है तब भी वे उससे से खींचते नहीं, अर्थात उसको दोबारा मारते नहीं हैं। यह जानकर मंगू की माँ में अस्पताल के प्रति कुछ श्रद्धा जग जाती है और उसके मन में एक नई आशा पैदा होती है कि मंगू के भाग्य में शायद दवा खाने में ही पागल मिटने को लिखा हो। क्या पता, ये किसी को पता। इतने उपचार कर देखें, एक भी काम नहीं हुआ। एक और सही, अर्थात एक और करके देख लेते हैं, इसको अस्पताल में भर्ती करा करके देख लेते हैं। अगर नहीं मिटेगा अर्थात पागलपन ठीक नहीं होगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती, अर्थात इसको वापस ले आएंगे, फिर से रखेंगे, एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसा उसकी माँ भी सोचने लगती है। अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती कराने का माँ जी ने निर्णय लिया। अर्थात इन सही बातों को सोचकर माँ ने निर्णय लिया कि अब इसको अस्पताल में भर्ती करा कर देखते हैं। इसलिए बड़े पुत्र को अपने घर आने को भी उन्होंने पत्र लिखवाया। फिर भी यह निर्णय किया कि तब से उसकी नींद भी उड़ गई थी। अर्थात जब से उसने यह निर्णय किया था तब से वह नींद उड़ गई थी, जैसे वह हार कर यह काम कर रही है। ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवा खाने से श्रद्धा उत्पन्न हुई एक नियमित था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था।
अर्थात वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के उद्देश्य से अपने बड़े बेटे को पत्र तो लिखवा देती है, लेकिन फिर भी उसके मन की जो नींद होती है वह उड़ जाती है। वह उन्हीं बातों को हमेशा सोचती रहती है। जो मंगू है वह बड़ी होती जाती थी, उसकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकारी नहीं करेंगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने तो अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें नहीं दिया था। आज के लड़के भी पलियों से दबे दबे घर ही दिखते हैं। अर्थात जो आज के लड़के होते हैं वे भी पलियों से दबे दबे ही घर पर दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी उसे आशा थी ऐसा अधिक नहीं दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे, तो यदि अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही तो, लेकिन है तो सही। अर्थात वह यह बात वो सोचने लगती है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो इसकी जो बहुएं हैं, उसकी जो बहुएं हैं अर्थात उसकी पुत्र वधुएं हैं, वे मंगू की अच्छे से देखभाल नहीं करेगी। इस बातों को वह सोचती है। तो सोचती है कि अगर अस्पताल में इसका भर्ती करवा देंगे तो अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अस्पताल वाले तो इसका ध्यान रखेंगे। इसी विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता है कि बिछोना तर हो जाता है। अर्थात इन सभी बातों को सोचते सोचते उसकी माँ जी इतनी अधिक रोती है कि उसका जो बिछोना होता है वह भीग जाता है, तर हो जाता है, हृदय पुकार उठता है। चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। माँ जी नींद में चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? अर्थात चाहे वह कितना सोचे कितना बोले, लेकिन एक बात यह था कि वह भी अपनी पुत्री से तंग आ गई थी, थक गई थी, क्योंकि वह बचपन से 14 वर्ष तक उसका ख्याल रख रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 14 साल से किसी का इतने तरीके से पागल का ध्यान रखना कितना मुश्किल होता होगा। तो इस चीज़ को वह थक गई थी। लेकिन जब भी वह नींद से उठती तो चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? हृदय और दूने वेग से पुकारता, एक बार नहीं 1000 बार, मैं नहीं थकी हूँ। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती कराना पड़े। रात में उसे कितनी बार उड़ाती हुई दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। गर्मी की भर्ती कराने का रखा होता तो ठीक था। अर्थात वह इस बात को सोचने लगती है कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे कुछ समय और सोचना था। मैंने ठंड में, अर्थात उस समय ठंड का सीजन होगा, तो उसने सोचा कि मैं इसको ठंड में भर्ती करवाने के लिए क्यों सोची हूँ। मैं इसको घर में इतनी बार उड़ाती हूँ तो दवाखाने में इसको समय समय पर कौन उड़ाएगा। गर्मी में अगर इसको मैं अस्पताल में भर्ती कराती तो अच्छा होता। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा, क्योंकि पुत्र जो था वह माँ की बात को नहीं मानेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे ही उसके पुत्र को पत्र मिला वह अपने घर पर आ पहुंचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती कराने का तय हो गया था। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचता, कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट की मंजूरी कराता ही किस लिए। अर्थात जो उसका पुत्र तो उसकी माँ कहती है इसलिए इतना काम को करता है, लेकिन उसकी जो माँ है वह ममता के कारण इन बातों को सोचने लगती है कि यह जो पुत्र है यह अपने बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ दूर करना चाहता है। तभी तो यह एक पत्र मिलते ही घर आ गया और तुरंत इसने मजिस्ट्रेट से मंजूरी ही प्राप्त कर ली। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करें। अर्थात उन्हें लगता था कि अभी इस विचार को टाल दें, अर्थात इसको ठंड में भर्ती न कराएं, जब गर्मी का सीजन आए तो गर्मी में इसको अस्पताल में भर्ती कराएं मंगू को। पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती कराने का प्रबंध कर चुका होगा। तो अब मैं मना करूं तो उसे लगा कि माँ का दूसरा धंधा नहीं है। अर्थात वह सोचती है, इन बातों को सोचती तो है मन मन की गर्मियों में करवाऊंगी, इस समय इसका विचार टाल दिया जाए, लेकिन वह अपने पुत्र से कहने से इस बात को डरती है, क्योंकि उसको लगता है कि पुत्र मुश्किल से छुट्टी लेकर घर आया होगा, भर्ती कराने का प्रबंध कर चुका है, और अगर अब मैं इसको मना करूँगी तो उसे लगेगा कि माँ को तो कोई दूसरा धंधा ही नहीं है, बेकार परेशान करती रहती है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। अर्थात कल मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाना था, उससे से पहले एक दिन रात को मंगू की माँ को बिल्कुल भी नींद नहीं आया। सुबह एक ही विचार यह भी आया कि साथ में न जाएं तो अच्छा, अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे तो यह सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेंगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। इसलिए विवश होकर वह जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तो मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। आंखों में सावन भादो शुरू हो गया, मगर मंगू जो नज़र थी वह मंगू पर चिपक गई थी। वह किसी की तरह उखड़ती नहीं थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग भी जी भर कर देख रही थी। भाव में आ गई, जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कट गया। बैल गाय भी जो पुराने खूंटे से खोल कर दूसरी जगह ले जाया करते हैं, तब नए आसमानी के घर में, नए आसामी के घर में आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था कि वह प्रत्यक्ष अनुभव करती। माँ जी ड्योढ़ी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा
अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी नहीं हुई। अर्थात इन सही बातों को जब वह ले जाती है अस्पताल में तो सोचने लगती है कि इस अबोध पुत्री की दुनिया में कोई नहीं होगी तो इसकी सगी माँ भी मैं नहीं रही, अर्थात इसको अस्पताल में भर्ती कराकर इसको स्वयं से अलग कर रही हूँ। पुत्र का हृदय भी भर आया था, माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। अर्थात पूरे रास्ते उसकी जो मंगू की माँ थी वह रोती हुई जाती है, तो उसका जो पुत्र होता है वह उसका भी हृदय भर आता है, वह अपनी माँ को आंख उठाकर नहीं देख पाता है। जितना विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में बैल जूते एवं पैर उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथाकर पाँव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। अर्थात जो पुत्र था उसने माँ की तरफ बिना आंख उठाए कहा कि देर हो रही है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कान से आंख पोंछ लिए। धोती के कान नहीं, धोती के कोने से। तो धोती जो होता है उसका एक कोना होता है, 4 कोने होते हैं, तो 4 कोनों में से एक कोना से उसकी माँ ने अपनी आंखें पोंछ ली, अर्थात अपने आंसुओं को पोंछ लिए। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया, दूसरी स्त्री ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीक कर घुटनों के हाथ टेक वह खड़ी हुई। 2 स्त्रियों ने पकड़ कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। अर्थात उसकी माँ जितनी अधिक कमजोर हो गई थी, इतनी अधिक रो रही थी कि 2 स्त्रियों के पकड़ कर चढ़ाने पर वह बैलगाड़ी पर चढ़ी। मंगू पागल है, यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। अर्थात मंगू पागल है, इस बात को सोचकर जब अस्पताल नहीं ट्रेन में अन्य लोग थे तो उन लोगों को एक चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सूखी लड़की तो अस्पताल में रखेंगी तो 1 महीने में लकड़ी जैसी हो जाएगी। तो जानवरों की तरह जितना दया जितना खाया बस। अर्थात जो ट्रेन के अन्य लोग थे, ट्रेन के अन्य मुसाफिर थे, उनको एक चर्चा का विषय मिल गया और चर्चा में इस बात को कहने लगते हैं कि इतनी हष्ट पुष्ट लड़की अगर अस्पताल में जाएगी तो वह लकड़ी हो जाएगी, क्योंकि घर में इसकी माँ अच्छे से ख्याल प्याल रखती थी, भरण पोषण करती थी, अच्छे से खिलाती थी, लेकिन अस्पताल में उसका कौन रखेगा, ऐसी बात सभी लोग बोलते हैं। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गांव को कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है। अर्थात सभी लोग कहते हैं कि मेरे भी गांव का एक लड़का तो पागल था जो कि 5 साल से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पाँव पकड़ कर कहती है, मुझे माँ यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसा लड़कों से आशा रखी जाए। अर्थात एक लड़के की माँ पागल हो जाती है और वह माँ को अस्पताल में भर्ती करा देता है। तो जब लड़का उससे मिलने जाता है तो माँ उससे कहती है कि मुझे घर ले चलो, लेकिन फिर भी वह उसको नहीं लाती है। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना, पहनना ओढ़ना हो इससे अधिक आमदनी घर में पोसाता ही नहीं। अर्थात लड़के तो अच्छे ही हैं, पर आजकल की जो बहुएं हैं वे जानती हैं ना, पहनना ओढ़ना हो इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं है। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? अर्थात ट्रेन के जो अन्य मुसाफिर हैं वे इस बात को बोलते हैं कि यह जो मंगू है इस लड़की की माँ नहीं है क्या? माँ जी को यह कहा असहाय हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा दावा अपने आप व्यक्त हो गया। अर्थात ऐसी वह अपने आंखों में आंसू भर के वह रोने लगी। तो इन सही चीज़ों से सभी लोगों को पता चल गया कि यही इसकी माँ है। बाप रे, तो सभी लोग कहते हैं उसको देखकर, बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं, फिर अस्पताल वालों को इसको क्या दोष दिया जाए। अर्थात सभी कहते हैं कि आप माँ होकर इसको अस्पताल में ढकेल रही हैं तो अस्पताल वालों को इसमें क्या दोष है। माँ जी यदि अकेली होती तो लड़के को भला बुरा कहने लगती, लेकिन भला बुरा लगने का भय नहीं होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदम और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। अर्थात ट्रेन में इतनी सारी बातों को सुनकर वह सोचती है कि अगर वह अकेली होती तो मंगू को लेकर वापस घर चली जाती, लेकिन जब वह बेटे के साथ थी तो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए वह भारी कदम और भारी हृदय से अस्पताल में प्रवेश की। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया गया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे। अर्थात आपने अस्पताल अगर कभी गए होंगे तो देखा होगा आपने कि जो घर के अस्पताल में जो कोई भर्ती होता है उसका जो घर वाला होता है, जो रिश्तेदार होता है, वह उसके लिए खाना लाता है, तो वही खाना सभी लोग खा रहे थे। कोई फल खा रहा था, एक पागल पति के साथ पत्नी की और बच्ची की बातें कर रहा था। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी थी। बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी कि ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। माँ जी उसी समय परिचारिकों की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्रियों के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारा पति अच्छा खाने को लाए हैं, एक बार खा लो। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला हुआ था।
उनका मुंह जो था वह धुला हुआ था। फिर भी जरा खींचे बिना परिचारिका ने पानी को लोटा लाकर मुंह धुलाया। अर्थात जब वह कहती है पागल पत्नी कि मैंने मुंह नहीं धोया, मैं अभी तक नहीं खाऊंगी, तो उसकी जो परिचारिका जो नर्स थी वह उससे बिना खींचे, क्योंकि वह मुंह धो चुकी थी लेकिन फिर भी इन बातों को कह रही थी, तो बिना खींचे उसने एक लोटे पानी को उसको ला कर दिया और उसका मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। तब माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो यहाँ पर जितने भी दयालु ही हैं। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मैट्रन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष इसलिए उसके बेटे ने ऊंचे स्वर में कहा, मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस बात को लेकर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो किस लिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है। अर्थात बीच में जब है मेट्रन बोलती है कि आपको चिंता इस बात में करनी ही नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे से इसका ख्याल रखूंगी, तब बीच में माँ जी बोलती है कि बहन चिंता तो किस लिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं है। इतना कहते हुए उसका कंठ भरा है और वाक्य अधूरा ही रह गया। अर्थात वह इस बात को कहती है कि जब तक इसको कोई हाथ पकड़कर खिलाता नहीं है तो यह खाती भी नहीं है, और उसको बोलते बोलते वह रोने लगती है। दूर खड़ी परिचारिका निकट दौड़ाई, एक बोली, माँ जी आप किसी तरह फिक्र ना करें, इसे मैं मुंह में कोर डाल कर खिलाएंगी। अर्थात जब वह माँ रोने लगती है तो वहाँ की जो अन्य नर्स होती है दौड़ कर आती है और माँ जी को आश्वासन देती है कि आप चिंता न करें, मैं यह नहीं खाएगी तो मैं इसको मुंह में कोर डालकर खिलाऊंगी। भरी भरी आवाज़ में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता, यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सोच रहेगी तो वायु हो जाएगा। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। तब माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसको नींद भी नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है, इसे दूसरे उपद्रवी मरीजें मारे पीटे नहीं, यह भी देखना। तो उसकी माँ जी अन्य बातों को कहती है और उसका जवाब परिचारिका अर्थात वहाँ की जो नर्सें भी देते रहते हैं। तो जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते सब रोगी के अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता है। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती है। 3-4 स्त्री ने अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर की रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। अर्थात जब वह अंदर की तरफ देखती है, जब अन्य जो मरीज थे जब वह अंदर जाते हैं तो वह देखती है तो अंदर एक जो महिला थी वह बालों को खुलाए हुए उसकी तरफ देखने लगती है, मंगू की माँ की तरफ। तो वह उसको देखकर डर जाती है और उसको मन में इच्छा जाग जाता है कि मंगू कहाँ रहेगी। वह उस तरफ अंदर की देखने के लिए इच्छित हो जाती है, अर्थात इच्छा करती है, मांग करती है। तो मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह उसे दिखला दे। अर्थात वह कहती है कि मंगू को जिस कमरे में आप रखेंगे वह मुझे दिखला दें। तब मेट्रन ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अर्थात मेट्रन ने कहा कि अंदर किसी को दिखाने का हम लोगों का नियम नहीं है, रूल यही है कि आपको कहाँ इसको रखेंगे ये आपको नहीं देखना है। विस्मय भरे नेत्रों से यह दुनिया देख रही मंगू माँ जी के बगल में लिपटी सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगे। तब उनका स्वर फूट पड़ा, मरने के समय जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन ने सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बहने लगा। ऐसा रुद्र से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर मेट्रन और उपचारिका के हृदय भी भरा है, दीवारें भी आज रो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो यहाँ वहाँ किसी ने नहीं देखा था। अर्थात जब मैट्रन कहती है कि अंदर देखने का किसी को नियम नहीं है, तो इस बात को देखकर वह इतनी अधिक रोने लगती है कि वहाँ जितने भी परिचारिका होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सभी का हृदय भर आ जाता है और वे लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा तो किसी भी पागल का स्वजन नहीं आता, ऐसा तो पागल का किसी भी रिश्तेदार नहीं आया, ऐसा उन्होंने किसी भी पागल के रिश्तेदार को नहीं देखा था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहाँ और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। अर्थात परिचारिका ने दिमाग लगाया किस तरह उसको अंदर ले चली गई, वह इस पैराग्राफ में आपने पढ़ लिया। मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। अर्थात कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें मंगू की माँ ने फिर से निकाली, मंगू पुकारते समय। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी
और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, आपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। अर्थात डॉक्टर कहता है कि आप अपने जो बगल में लड़का, उसका अपना लड़का था, उसको देखकर कहती है कि अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी अपना पुत्र समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर में छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। अर्थात वह कहती है, डॉक्टर कहता है कि आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि बेटी को अस्पताल में छोड़ना, ऐसा सोचिएगा कि बेटी को अपने बेटे के पास छोड़कर जा रही हूँ। अधवड़े की बाल में विधवा हुई मेटर ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। अर्थात एक मैट्रन कहती है कि आज तक आप इसकी माँ थी, इस पागल की, इस पगली मंगू की, लेकिन आज से मैं इसकी माँ हूँ। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके, और उसका कंठ भर आया। अर्थात वह फिर रोने लगी। अर्थात वह कहती है कि मैं कभी भी इसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, लेकिन आपके इस अस्पताल में मेरे गांव की जो कुसुम थी वह ठीक हो गई, इसलिए मैंने अपना हृदय कठोर करके इसको यहाँ भर्ती कराया है। ऐसा बात वह कहती है और रोने लगती है। तब मेट्रन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर जैसे ही पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया था, उससे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के समय भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध नहीं हो तो दाल में। अर्थात फिर उसकी माँ कहती है, एक सलाह देती है डॉक्टरों को कि यह सूखी रोटी नहीं खाती है, इसको रोटी दूध के साथ दीजिएगा, और अगर दूध नहीं हो तो दाल में दीजिएगा। माँ जी की करुण आंखों की तरफ नजर करते हुए मेट्रन की जो शक्ति थी वह लुप्त हो गई। वैसे वह नीचे दृष्टि किए हुए बोली। अर्थात मेट्रन जो थी उसको भी माँ की आंखों से आंख मिलाकर बात करने की इच्छा नहीं हुई। वह नीचे दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा इसको वैसा ही दूंगी। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर बाहर आ गए। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए 4 पाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए 4 पाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अर्थात ट्रेन पर जैसे वह पाँव रखे, फिर उसको एक ख्याल आता है कि अस्पताल में मंगू को सोने के लिए 4 पाई देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उसको ज़मीन पर नींद ही नहीं आता है। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर न जाने दिया, इसलिए संदेह भी रह गया था। अर्थात ऐसा तो उसका विश्वास हो गया था कि अस्पताल वाले सभी दयालु हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं, ऐसा विश्वास हो गया था, लेकिन अगर उसको अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि अंदर देखने का नियम नहीं था, इसलिए उसको एक संदेह भी रह गया था कि हमें अच्छा नहीं लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए हम जाने का नियम बनाया होगा। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अध खुला दरवाजा, भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरती से भयानक लगने वाली पालक स्त्रियां। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हुई वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है? किसकी मृत्यु हो गई है क्या? किसी की मृत्यु हो गई क्या? अर्थात जब अस्पताल में इनसे बातें उसको रोने लगती है, तो अस्पताल में नहीं, ट्रेन में, तो ट्रेन में जो उसके बगल में एक अन्य स्त्री बैठी रहती है, वह उससे पूछती है कि माँ क्यों रोती है, अर्थात तुम क्यों रही हो, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? तब रात में 11:45 बजे आई। तब राह देखती पड़ोसी, अर्थात रात में 11:45 बजे वह घर आई, तो उसकी राह देखती जो पड़ोसी थी उसके आसपास, जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों के खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन का मृत्यु का घाव ताजा हो, ऐसा आग्रह करने की जीभ नहीं खुलती। वैसे ही पड़ोसी ज़्यादा खींचता नहीं कर सकी। अर्थात उसकी जो पड़ोसी थी, जब 11:45 बजे माँ जी घर गई, तो उसके लिए और उसके बेटे के लिए पड़ोसी ने खाना बना रखा था। वह खाने के लिए उसको कहती है, लेकिन वह खाने से इनकार कर देती है। तब ज़्यादा खींचतान उसकी पड़ोसी नहीं करती है, क्योंकि वैसे ही वह बहुत अधिक रो रही थी। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज ही रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी। पल पल में यही विचार उसके हृदय को वेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, तो उसका फ्राक और बिछोना बदलना होगा। अर्थात यह इन्हीं सही बातों को सोचती रहती है कि मंगू को ओढ़ाया होगा या नहीं, उसको खिलाया होगा नहीं। इन्हीं सही बात को सोचकर वह रोती रहती है और पागल होती रहती है। जिससे मंगू उसकी बात सुन रही हो, वैसे वह बोली, बेटा पेशाब नहीं करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के बाद वह नित्य उच्चारण करती। फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती, रात में पेशाब कर देती, तो उसका फ्राक और बिछोना भी वह बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई है, फिर भी अपने साथ उसे सुलाती है, जिससे वह पेशाब करे तो तुरंत उसको पता चल जाए। अर्थात मंगू जो है वह बहुत अधिक बड़ी हो गई थी, 14 वर्ष की हो गई थी, लेकिन उसकी जो माँ थी वह फिर भी उसको अपने साथ सुलाती थी। इसलिए साथ सुलाती थी कि जब वह पेशाब करे तब उसकी माँ को पता चल जाए गीले होने के कारण, और वह उसे गीले में सोया रहने ना पड़े, अर्थात उसके कपड़े जो है बदल दे। माँ जी को स्वयं भी उसके साथ बिछोना सूना सूना था। अर्थात माँ जी उसके बिना जो थी, उसको सोना भी सूना सूना लगता था। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं आई होगी।
उनके लिए आंखें बावरी बन न ढूंढती हो, वैसा उन्हें दिखाई देना चारपाई की पार्टी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी, अर्थात इन सभी बातों को सोचकर वह फिर रोने लगी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितने भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रख गया था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखें से भी आंसू बहने लगे। लोगों को अपनी और इतनी वेदना होती तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस कितनी क्रूरता से कोंच रही थी। उनकी साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ ऐसा हृदय पुकार उठा। अर्थात उसका जो पुत्र जो बाहर था वह भी इन सभी बातों को सोचकर रोने लगता है और उसको भी अन्य ख्याल आने लगते हैं। माँ का यह दुख किसी के उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं नहीं कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अर्थात उसका जो पुत्र है वह सोचता है कि किसी प्रकार मैं माँ के दुख को दूर कर सकूं, लेकिन अगर मैं इसका दुख नहीं दूर कर सका तो मेरा इस जीवन में जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा कि मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसा गया। अर्थात उसका जो पुत्र था वह बाहर होकर इस बात को सोचने लगता है कि अगर मंगू की देखभाल अगर मेरी बहुएं नहीं करेंगी, अर्थात मेरी पत्नी नहीं करेगी, तो मैं इसका अच्छे से देखभाल करूंगा। उसका मल मूत्र धोने के लिए अगर इसकी मेरी पत्नी तैयार नहीं होगी तो मैं उसके मल मूत्र को धोऊंगा। इसी वेदना के साथ वह काला पत्थर रखकर छाती पर खिसक गया, अर्थात वह भी सो जाता है। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता। वह शांत पड़ गई, लेकिन इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलकें गिरा ली। अर्थात वह माँ जी को उसका बेटा सांत्वना देता था, तो इस चीज़ को सुनकर उसकी जो माँ थी उसको कुछ आराम मिलता और वह सोने के लिए अपनी आंखों को मींच लेती है, अर्थात आंखें की जो पलकें वह नीचे कर लेती है। सुबह जब चक्की की ओर मथने की मधुर आवाज़ गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वैसी चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मेरी मंगू को मार डाला रे। अर्थात मंगू की माँ बाहर जाकर फिर कल सुबह चिल्लाने लगती है और बोलती है दौड़ो दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी तोड़े आए। चक्कियों और चक्कियाँ जो थी, जो अन्य आटा पीस रही थी, गेहूँ पीस रही थी, आटा तो पीसता है, तो गेहूँ पीसने वाले जो जितनी भी चक्कियाँ थी और मथनियाँ थी वे सभी रुक गई थी। जिसने सुना वही दौड़ा आया और जो आए वैसे ठीकक आए। मंगू जो माँ जी थी वह मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। अर्थात जो मंगू की माँ थी वह लगातार इन बातों को सोचकर 2-3 दिनों से सोचती पागल हो गई थी। जब वह बाहर गई तो वह बिन मतलब ही चिल्लाने लगी, ऐसी चीखें डालने लगी और न मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मेरी मंगू को मार डाला रे। और इन सही बातों को बोलकर तब सभी लोगों को पता चला कि मंगू की जो माँ है वह भी पागल हो गई है, वह भी उसकी श्रेणी में मिल जाती है। तो ये जो कहानी था बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपने इस कहानी को शुरू से लास्ट तक देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कहानी का सारांश का एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका 5 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो गया। अगर आप पार्ट को अच्छे से समझ गए तो इससे रिलेटेड आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, अगर आप अपनी किसी बात को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इसके पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10 के बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको 300 प्लस पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।